हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हैप्पी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले सबसे पहले हमें उसे सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस टॉपिक का कितना वेटेज एग्ज़ाम में होता है। तब एक हम अच्छी तरीके से तैयारी कर पाते हैं। जैसे हम एसएससी सीजीएल इंग्लिश का सिलेबस, सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे कि किस टॉपिक का कितना वेटेज होता है। चलो देखते हैं एक बार हम आगे। देखो, सबसे पहले इसमें सिलेबस ऑफ इंग्लिश फॉर एसएससी सीजीएल। सीजीएल का मीन्स ये होता है कि जैसे सीजीएल एक नेम है एग्ज़ाम का, लेकिन आप ये समझ लो कि जो सीजीएल में सिलेबस जो कवर होगा वो सभी एग्ज़ाम्स में कवर हो जाता है। ये भी आपको जानकारी है। तो सबसे पहले एसएससी सीजीएल टीयर 1 में जो सिलेबस होगा, फर्स्ट टॉपिक क्या है? स्पोर्टिंग एरर है, जो ग्रामर का टॉपिक होता है। सेंटेंस करेक्शन, ये भी एक टॉपिक होता है जो ग्रामर का टॉपिक होगा। फिल इन द ब्लैंक्स, ये एक टॉपिक है, ये भी ग्रामर का टॉपिक होता है। एक्टिव पैसिव वॉइस, ये भी ग्रामर का टॉपिक होता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये भी एक टॉपिक होगा जो ग्रामर का टॉपिक होगा। स्पेलिंग करेक्शन वेकेब के अंतर्गत आता है। ईडियम्स एंड फ्रेजेज, वो भी वेकेब के अंतर्गत आएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी वेकेब का पार्ट है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होता है। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स वेकेब का पार्ट होगा। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है। क्लोज टेस्ट भी कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। ये जो ओवरऑल जो सिलेबस है, ये टीयर 1 का सिलेबस होता है। ऑलमोस्ट ग्रामर को हम 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सेक्शन इज ग्रामेटिकल पोर्शन, सेकेंड इज वोकेबलरी और थर्ड इज कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। ये तीनों सेक्शन कंप्लीट करने के बाद ही इंग्लिश का सिलेबस कवर होता है। और जैसा कि आपको पता है कि ऑलमोस्ट इसमें इंग्लिश का पूरा सिलेबस, पूरा पैटर्न इसमें दिया हुआ है। टीयर 2 में जो सिलेबस होगा, इसमें स्पोर्टिंग एरर है, फ्रेज रिप्लेसमेंट या सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी इसको कह सकते हैं, फिलर्स हैं। ये तीनों टॉपिक ही ग्रामर के होते हैं। फोर्थ टॉपिक है आपका क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये दोनों टॉपिक कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट या जंबल से भी कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होता है। वॉइस और स्पीच, ये ग्रामेटिकल पोर्शन होता है। करेक्ट इनकरेक्ट स्पेलिंग, ये वोकेब का सेक्शन हो गया। सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी वोकेब का पार्ट होता है। अब किस भी एग्ज़ाम में किस टॉपिक का कितना वेटेज होता है, तो सबसे पहले टीयर 1 की बात हम कर रहे हैं। इसमें वॉइस एंड नरेशन से 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले होते हैं। क्लोज टेस्ट के 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस के या तो 1 क्वेश्चन आएगा या 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं। वेकेबलरी का 3 से 4 क्वेश्चन होंगे। सेंटेंस कंप्लीशन का नहीं भी आ सकता, 1 क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम। पैराजंबल के 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। स्पेलिंग 3 से 4 क्वेश्चन आएगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1 या 2 क्वेश्चन होगा। ओवरऑल 25 क्वेश्चन हमारे इसमें होते हैं। तो सबसे पहले ओवरऑल इसमें वेकेब का भी अच्छा रोल होता है और ग्रामेटिकल पोर्शन का भी एक अच्छा रोल रहेगा। कॉम्प्रिहेंशन के इसमें अपने जैसे पैराजंबल्स हैं, और इसमें पैराजंबल्स और क्लोज टेस्ट 2 टॉपिक ऐसा है जो फिर आपके कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन से लिए गए हैं। ठीक है। और दोनों का वेटेज जो होता है करीब ऑलमोस्ट, ये मान के चलो 6-7 क्वेश्चन का इसमें रहेगा, जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब जनरली कोचिंग्स में क्या करते हैं कि ग्रामेटिकल सेक्शन को ही कंप्लीट कराते हैं और कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को कंप्लीट नहीं करते हैं। ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट एग्जाम को प्रॉपर फेस नहीं कर पाता है। तो आप सबसे पहले ये जान लो कि ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के लिए आपको सभी सेक्शन में बराबर का ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट टीयर 2 की बात हम करें तो टीयर 2 में हमारे पास टॉपिक्स होते हैं स्पोर्टिंग एरर। स्पोर्टिंग एरर के कितने क्वेश्चंस हैं? 2 से 4 क्वेश्चन इसमें आते हैं। फ्रेज रिप्लेसमेंट या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 1 से 4 क्वेश्चन उसमें हो सकते हैं। वॉइस के 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। स्पीच के 1 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी सिंगल क्वेश्चन भी हो सकता है और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं। करेक्ट इनकरेक्ट स्पेलिंग के 1 क्वेश्चन हो सकता है, 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स का रेशियो 3 से 5 क्वेश्चन के बीच में रहेगा। फिल इन द फिलर्स का इसमें 3 से 6 की रहेगा, यानी मिनिमम 3 क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम 6 क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 1 क्वेश्चन हो सकता है या 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। क्लोज टेस्ट के 4 to 5 क्वेश्चन रहेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज इसमें होगा 11 से 14 क्वेश्चन के बीच में रहेगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट जंबल्स के 3 से 6 क्वेश्चन रहेंगे। ओवरऑल 45 क्वेश्चन रहेगा। और जैसा कि आपको पता है कि टीयर 2 में
प्रत्येक क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे, यानी टोटल जो इंग्लिश रहेगी 135 की रहेगी, ये आपको ध्यान है, अच्छा वेटेज होता है। तो इसमें ग्रामर सेक्शन को कंप्लीट करने से पहले हमें सबसे पहले सिलेबस के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, और सिलेबस की जानकारी होने के साथ साथ हम टॉपिक्स पे अच्छा कमांड कर सकते हैं, किसको कितना वेटेज देना चाहिए ये हमें पता लग जाता है। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ जान लो कि जैसे कि हम इस दौर में जैसे ऑनलाइन एक अच्छा सेक्टर लग रहा है लोगों को, और स्टूडेंट भी काफ़ी कन्वीनियंट फील करता है पढ़ने में, क्योंकि कम एक्सपेंसिव होता है और आराम से घर बैठे पढ़ सकता है, लाइब्रेरी वगैरह पढ़ सकता है। लेकिन जो फेस टू फेस जो फैसिलिटी होती है वो फील करता है कि यार वो होती तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन मैं आपको इतनी श्योरिटी दे सकता हूँ कि इस ऑनलाइन बेस पे भी आप ऐसा ही फील करेंगे जैसे ऑफलाइन क्लासेज में फील करेंगे। टॉपिक कंप्लीट होने के साथ ही इसका एक प्रैक्टिस सेशन होगा, और प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट होने के बाद मॉक टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, तो आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले एक टॉपिक हम बेसिक टॉपिक ले रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम कॉनकॉर्ड या सिंटैक्स के नाम से भी जानते हैं, कॉनकॉर्ड या सिंटैक्स के नाम से जानते हैं। इस टॉपिक में क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, यानी यहाँ जो वर्ब होगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगी। यहाँ जो वर्ब आएगी कैसे आएगी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब जैसे मान लीजिए, सपोज करो सब्जेक्ट आपका कैसा है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। तो इसके साथ में जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब। बेसिकली बात हम करते हैं कि अगर सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है कि जिस भी वर्ब के एंड में एस होता है वो सिंगुलर होती है। जिस भी वर्ब के एंड में एस होगा कैसी होगी, सिंगुलर होगी। जैसे मान लीजिए आपने गोज लिया, मैक्स ले लिया, डज, इज, हैज, वाज, तो मोस्टली सभी के एंड में एस है, और आप ये कह सकते हो कि जिस भी वर्ब के एंड में एस होगा वो कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। अब नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें ये होगा कि जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो इसके साथ जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, ये भी प्लूरल होगी। ठीक है। वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है V1 होता है, ये बेस फॉर्म होता है, और बेस फॉर्म इन एवरी कंडीशन कैसा होता है, प्लूरल होता है। ये भी आप जान लें। तो इस टॉपिक का जो मोटा मोटा आइडिया हम ये लेते हैं वो ये होता है कि जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब इसमें आएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे होगी, सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे होगी, प्लूरल होगी। ये इसमें कंसेप्ट होगा। और जिस भी वर्ब के एंड में एस होता है वो कैसी होती है, सिंगुलर होगी। V1 जो कि वर्ब का बेस फॉर्म होता है और वो कैसा होता है, प्लूरल होता है। ठीक है। अब जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है ये जानना जरूरी है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं। मोस्टली जैसे आप किसी से भी अगर इंटरोगेट करते हैं, पूछते, तो वो कहता है कि डू और इज, ये सब्जेक्ट काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। लेकिन ये बात सत्य कितनी है वो आप खुद एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया राम इज ए प्लेयर। क्लियर है। सेकंड सेंटेंस लिखा मैंने ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो सबसे पहली बात तो इसमें एक चीज़ जान लो कि जैसे यहाँ राम जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, राम। इसमें जो राम वर्ड दिया हुआ है, ये राम वर्ड जो हमने लिया है सब्जेक्ट है, ये हम जानते हैं सब्जेक्ट है। लेकिन जैसा आपको पता है कि आपने बताया कि डूअर
इज ए सब्जेक्ट, तो राम इसमें क्या क्या डूइंग कर रहा है, क्या काम कर रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। इसका सिंपल अर्थ है कि राम एक खिलाड़ी है, तो इसमें काम तो कुछ कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो डेफिनेशन हम पढ़ते आ रहे हैं सदियों से, उसमें कुछ कमी है, उसमें कुछ न कुछ कमी है, इसलिए हमारी यहाँ सेट नहीं हो रही डेफिनेशन। तो इसकी देखो करेक्ट जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि द पार्ट ऑफ सेंटेंस फॉर विच ए वर्ब इज यूज्ड इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस के जिस हिस्से के लिए वर्ब का प्रयोग किया जाता है वो सब्जेक्ट होता है। हम ये कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि सेंटेंस में जिसके बारे में जिक्र किया गया हो, जिसके बारे में बताया गया हो, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और क्या बताया गया है वो होता है प्रेडिकेट। तो इसमें सबसे पहले देखिए, इसमें किसके लिए वर्ब का प्रयोग किया गया है, राम के लिए, सब्जेक्ट इसलिए हो गया। इज ए प्लेयर किसके बारे में कहा गया है, राम के बारे में कहा गया है, इसलिए भी आपका सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और इज ए प्लेयर क्या हो गया, आपका प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि सेंटेंस के जिस हिस्से के लिए वर्ब का प्रयोग किया जाता है वो सब्जेक्ट होता है, या सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो या कुछ बताया गया हो वो भी क्या होता है, सब्जेक्ट। और क्या बताया गया है सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में, वो होता है प्रेडिकेट। सेकंड सेंटेंस में अगर आप फर्स्ट जो डेफिनेशन आप पढ़ते आ रहे हो सदैव उसको सोचेंगे तो इसमें ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा। यहाँ तो सेट हो जाएगा, लेकिन कुछ सब जगह सेट नहीं होता है, तो उसमें कुछ कमी तो ज़रूर है। तो इसमें इज प्लेइंग वर्ब है, इज प्लेइंग क्या है, वर्ब है, किसके लिए आ रहा है, ही के लिए, तो सब्जेक्ट हो गया। इज प्लेइंग क्रिकेट किसके बारे में कहा गया है, ही के बारे में कहा गया, तो भी ये सब्जेक्ट हो गया। अब क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, ये कहा गया इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये इसका प्रेडिकेट हो गया। तो जब भी हम इसको समराइज करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि सेंटेंस में जिसके लिए वर्ब का प्रयोग किया जाता है वो सब्जेक्ट होता है, या सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा गया है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और क्या कहा गया है वो प्रेडिकेट होता है। तो सबसे पहले आप कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले बेसिक की इसकी जो इन्फॉर्मेशन वो आपको जान लेनी चाहिए। अगर आप पर जानकारी नहीं है आपके पास, तो किसी भी टॉपिक को चाहे कितने भी अच्छे से आप पढ़ लो, उस पर आपका कोई कमांड नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को क्लियर किया। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि सब्जेक्ट का काम कौन कौन कर सकते हैं, ये भी तो जानना ज़रूरी है। अगर ये जान लेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी टॉपिक को समझने में बिल्कुल भी। लेकिन हमारी क्या होती है, एक हैबिट होती है कि हम डायरेक्ट जिस नाउन से शुरू कर दिया, टेंस से शुरू कर दिया, वो इससे आर्टिकल शुरू कर दिया। स्टूडेंट को ये पता नहीं होता, बेसिक इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती है, टॉपिक को कैसे समझेगा और कैसे कमांड कर पाएगा। तो सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन उसको होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट का काम कौन कौन कर सकते हैं, देखो सबसे पहले इसमें नाउन दिया हुआ है। नाउन का जो मीन्स होता है, एक सिंपल मीन्स होता है नेम। क्या होता है, नेम। आप ये कह सकते हो कि नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन, नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन। फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, ये सब क्या है, नाउन है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए हमने मेंशन कर दिया राम, जयपुर, हमने चाइल्डहुड मेंशन किया, ये सब के सब क्या है, नाउन है। तो नाउन किसका काम कर सकता है, सब्जेक्ट का काम कर सकता है। किसका काम कर सकता है, सब्जेक्ट का। तो मैं जो भी सब्जेक्ट का काम करेगा उसके राइट साइन इंडिकेट करूंगा। नाउन सब्जेक्ट का काम कर सकता है, किसका काम कर सकता है, सब्जेक्ट का। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें, जैसे अगर बात करें हम, जैसे मान लीजिए यहाँ जैसे दिया हुआ है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या सब्जेक्ट का काम कर सकता है, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, 4+ नाउन, 4+ नाउन, या हम ऐसे भी कह सकते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन। क्या बोलेंगे, इन प्लेस ऑफ नाउन। ये नाउन के स्थान पर आता है, यानी नाउन जो काम करता है वो पूरे काम कौन करता है, प्रोनाउन करता है। लेकिन नाउन और प्रोनाउन का जो डिफरेंस होता है, नाउन नेम होता है, प्रोनाउन नॉट ए नेम, ये किसी का नाम नहीं होता है। तो ये भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें इसमें, जैसे मान लीजिए ही, सी, वी, यू, ये सब सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है।
प्रोनाउन भी किसका काम कर सकता है? सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ये आप जान लिया। क्या वर्ब सब्जेक्ट का काम कर सकती है? वर्ब सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकती। वर्ब का मीन्स होता है क्रिया। क्या होता है इसका मीन्स? क्या होता है? क्रिया होता है, और ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकती। क्रिया किसे कहते हैं? ये एक्शन वर्ड होता है। वैसे एक्शन है, स्टेट ए बीइंग को व्यक्त करते हैं, वो वर्ब होती है। एडजेक्टिव का मीन्स होता है विशेषण होता है। एडजेक्टिव का मीन्स क्या होता है? विशेषण होता है। ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, और ये नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करते हैं। ये भी सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना अच्छे से। एडवर्ब का जो मीन्स होता है क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। और एक चीज़ आप इसके बारे में जानेंगे कि ऐसा नहीं कि वर्ब की विशेषता ही बताते हैं, ये विशेषता बताते हैं। देखो मैं आपको बता दूं किस किस की बताते हैं। ये वर्ब की बताएंगे, ये एडजेक्टिव की विशेषता भी बताएंगे, ये कंजंक्शन की विशेषता भी बताएंगे, ये प्रेपोजिशन की विशेषता भी बताएंगे, और ये स्वयं एडवर्ब की विशेषता भी बताते हैं। तो एडवर्ब किसे कहते हैं? कि जैसे वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, स्वयं एडवर्ब की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? एडवर्ब कहा जाता है। और एडवर्ब भी सब्जेक्ट का कार्य नहीं कर सकता है, ये आप जान लो। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे मान लीजिए कंजंक्शन, जिसको हम संयोजक कहते हैं। क्या कहेंगे? संयोजक कहेंगे। और एक चीज़ इसमें जानना, कनेक्टर्स भी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टर्स भी कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों, उपवाक्यों, वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों, उपवाक्यों, वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं। और कंजंक्शन भी कभी सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है। प्रेपोजिशन, जिसको संबंध सूचक अवयव बोलते हैं, संबंध सूचक अवयव मीन्स आप कंजंक्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, लेकिन प्रेपोजिशन इसेंशियल होता है यूज़ करना। प्रेपोजिशन का कभी भी आप एलिमिनेशन नहीं कर सकते हो, इसका यूज़ करना मस्ट होता है कि इसका यूज़ हमें करना ही पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं कि नाउन या प्रोनाउन से, प्रेपोजिशन क्या है? नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर सेंटेंस में आए हुए अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध स्थापित जो करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं। तो आप सबसे पहले बेसिक बात करें कि प्रेपोजिशन के बाद में कौन वर्ड आ सकता है, तो वो आएगा नाउन और प्रोनाउन। ये फिक्स है। अगर प्रेपोजिशन के बाद में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा तो हमें कन्फर्म है कि नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। और वर्ब का फॉर्म होता है जिरेंट फॉर्म भी इसके बाद में आता है। तो जैसे कई बार ये क्वेश्चन भी बनता है कि प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा ही जेरेंट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जेरेंट क्या है? वर्बल नाउन है, इसलिए उसकी पोजीशन उसके बाद में हो सकती है। इंटरजेक्शन का मीन्स होता है विस्मय बोधक। विस्मय बोधक क्या है? सडन इमोशन या फीलिंग्स होती है, सडन इमोशन या फीलिंग्स होती है, उसे बोलते हैं इंटरजेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। सडन इमोशन या फीलिंग्स जो होती है वो क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है। तो ये भी सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकते हैं, प्रेपोजिशन भी नहीं कर सकता है और इंटरजेक्शन भी सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकते हैं। ये सब सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? नाउन या प्रोनाउन। आगे चलते हैं कि सब्जेक्ट का काम कौन कर सकता है। इसमें दी प्लस एडजेक्टिव, सिंगल एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन दी प्लस एडजेक्टिव सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ये सब्जेक्ट हो सकता है। दी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये भी सब्जेक्ट का फंक्शन कर सकता है। 2 + V1 सब्जेक्ट का फंक्शन कर सकता है। V1 + ING सब्जेक्ट का फंक्शन कर सकता है। क्वेश्चन वर्ड +2 + V1 ये भी सब्जेक्ट का फंक्शन कर सकता है। क्वेश्चन वर्ड ऑल / डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के अनुसार होगी।
ये भी सब्जेक्ट का फंक्शन कर सकता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट किसे कहते हैं जाना हमने कि सेंटेंस में जिसके लिए वर्ब का प्रयोग किया जाता है वो सब्जेक्ट होता है, या सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो वो सब्जेक्ट होता है, और क्या कहा गया हो ये प्रेडिकेट होता है। फिर हमने जाना कि सब्जेक्ट का काम कौन कौन कर सकता है। तो सबसे पहले हमने पता लगा कि नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब सब्जेक्ट नहीं होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा, एडवर्ब नहीं होगा, कंजंक्शन नहीं होगा, प्रेपोजिशन नहीं होगा, इंटरजेक्शन नहीं होगा, दी प्लस एडजेक्टिव सब्जेक्ट हो सकता है, दी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है, टू प्लस वी1 सब्जेक्ट हो सकता है, वी1 प्लस आईएनजी सब्जेक्ट हो सकता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस टू प्लस वी1 सब्जेक्ट हो सकता है, क्वेश्चन वर्ड ओब्लिक ऑल ओब्लिक डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये भी सब्जेक्ट होगा। अब इनकी डिटेल स्टडी हम करेंगे कि कैसे सब्जेक्ट होते हैं और किस प्रकार के एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं। देखो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि नाउन एज ए सब्जेक्ट। नाउन एज ए सब्जेक्ट, नाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। जिसका भी नामकरण किया जा सकता है वो सब क्या है? नाउन है, और नाउन सब्जेक्ट होगा। अब जैसे मान लीजिए एक की बेसिक बात करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया इसमें, ये बॉय ब्लैंक टू मीट यू। हमारे पास ऑप्शन है वांट ऑब्लिक वांट्स, ये ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसमें एक चीज ध्यान लो सबसे पहले कि जो ए ओब्लिक एन, इसके दो ही मीन्स होते हैं, या तो इसका मीन्स होता है वन या इसका मीन्स होता है पर। पर का मीन्स होता है प्रत्येक, पर का मीन्स क्या होगा? प्रत्येक होगा। और इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो कैसा होता है? SCN। SCN का मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कैसा होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। तो देखो इसमें देखो हमारे पास क्या है, इसमें ए, अब इसके बाद ये जो नाउन आ रहा है वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। नाउन सिंगुलर है तो ये कन्फर्म ये हो गया कि इसके बाद आने वाली वर्ब भी कैसे होगी? सिंगुलर है। यानी नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होगा। अब सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है कि जिस भी वर्ब के एंड में एस होता है वो कैसी होती है? सिंगुलर होगी। तो ये हम जान लें कि यहाँ जो आने वाली वर्ब होगी वो क्या होगी? वांट्स होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। ये जानना जरूरी है। सेकंड सेंटेंस मान लीजिए हमने ये मेंशन किया, जैसे यहाँ दे रखा है मैनी स्टूडेंट ब्लैंक कॉन्फिडेंट ऑफ scoring good marks in English। अब यहाँ हमारे पास ऑप्शन में दे रखा है इज MR। तो इसमें देखो मैनी का मीन्स होता है कई। मैनी मीन्स क्या होगा? कई होगा। और इसके बाद जो नाउन आएगी वो कैसे होगी? प्लूरल होगी। अब इसमें मैनी का मीन्स हो गया कई, इसके बाद ये नाउन कैसा है? स्टूडेंट कैसा है? प्लूरल है। कैसा है? प्लूरल है। अब प्लूरल नाउन के बाद में जो भी वर्ब आएगी वो कैसे होगी? प्लूरल होगी। तो इसका मतलब यहाँ इस तो हो ही नहीं सकता है। एम का यूज हम आई के लिए करते तो बचा हमारे पास कौन सा है? आर। तो यहाँ जो वर्ब यूज करेंगे वो क्या होगी? आर होगी। कन्फर्म हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि नाउन सब्जेक्ट हो सकता है। नाउन क्या होता है? सब्जेक्ट हो सकता है। अब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल होगा। ये कंफर्म हो गया। तो हम ये जान चुके हैं कि नाउन का काम कर सकता है, सब्जेक्ट का काम कर सकता है। और नाउन का जो बेसिक फॉर्म है इसका मीन्स होता है नेम। क्या होता है? नेम। जैसा कि प्रोनाउन नाउन के स्थान पे आता है, और नाउन और प्रोनाउन का जो डिफरेंस होता है नॉट ए नेम। नॉट ए नेम, ये किसी का नाम नहीं होता, ये बस डिफरेंस यही होता है।
बाकी सब कुछ सेम होता है। जो नाउन फंक्शन करता है पूरे फंक्शन प्रोनाउन कर सकता है, लेकिन दोनों का डिफरेंस की बात करें तो ये होता है कि नाउन किसी का नेम होता है, प्रोनाउन किसी का नेम नहीं होता है। इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ जैसे मेंशन किया हु एम आई, अब इसका जो सब्जेक्ट है एक्चुअली में, क्या सब्जेक्ट हु है या आई है? तो क्या हु का प्रयोग जैसे यहाँ एम का यूज हु के अनुसार किया गया है या आई के अनुसार किया गया है? इसमें एक्चुअल सब्जेक्ट कौन है? आई है। कौन है? आई है। तो यहाँ आई क्या है? सब्जेक्ट है। हु सब्जेक्ट नहीं है, हु यहाँ एक क्वेश्चन वर्ड है, आई एक्चुअल सब्जेक्ट है। दूसरा जैसे मान लीजिए यहाँ मेंशन किया मैंने ही, यहाँ जैसे दे रखा है ही वांट्स टू मीट यू, ये मेंशन किया। नेक्स्ट दे रखा है डज यू नो हिम, ये मेंशन किया हुआ है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे हमारा ये ही क्या है? सब्जेक्ट है। अब यहाँ ये सब्जेक्ट कैसा है? ये सब्जेक्ट है सिंगुलर है। ये सब्जेक्ट कैसा कंसिडर हो रहा है? सिंगुलर। यानी ही को हम सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, और जब ही को सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसे होगी? सिंगुलर होगी। सिंगुलर वर्ब ये वांट्स क्या है? जिस भी वर्ब के एंड में एस होता है वो कैसी होती है? सिंगुलर होती है। कैसी होती है? सिंगुलर। तो वांट्स कैसी वर्ब होगी? सिंगुलर। क्लियर है? तो ये इस वर्ब के अनुसार, यानी इस वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार किया गया? ही के अनुसार। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है? ओके। इसमें सब्जेक्ट कौन सा हो गया? ही। सब्जेक्ट कौन हो गया? ही। और ही के साथ में आने वाली वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। क्लियर है? अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ जो सब्जेक्ट है वो क्या है? यू है। यू कैसा सब्जेक्ट है आपका? प्लूरल है। कैसा कंसिडर है? प्लूरल। यहाँ जो भी वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी? यू के अनुसार। और जिस वर्ब के अंत में एस होता है वो कैसी होती है? सिंगुलर। तो यहाँ डज तो पॉसिबल है ही नहीं, तो यहाँ डज की जगह हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? डू का। तो ये आप जान लो कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे होगी? सिंगुलर होगी। और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे होगी? प्लूरल होगी। ही सी इट को हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं, यू दे को प्लूरल कंसिडर करते हैं। बाकी डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, दी प्लस एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट। आपको पता है कि सिंगल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मीन्स क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जो बताते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव। और सिंगल एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, कभी सब्जेक्ट नहीं होता। ये जानते हैं कि सिंगल एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन भाई आप जान लो सबसे पहले कि जैसे दी प्लस एडजेक्टिव इससे पहले यूज कर लिया गया है तो ये सब्जेक्ट हो सकता है। ये क्या हो सकता है? सब्जेक्ट होगा। दूसरा, ये क्या करता है? संपूर्ण समूह की बात करता है। किसकी बात करता है? संपूर्ण समूह की बताता है। दूसरा, इसमें कभी भी ये ध्यान रखना कि यहाँ जो वर्ब आएगी और वो कैसे होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। जब संपूर्ण ग्रुप की बात करेगा तो प्लूरल ही होगा ना, एक की बात तो कर ही नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल होगा। सिंगल एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इससे पहले आर्टिकल दी का यूज करेंगे तो ये सब्जेक्ट हो सकता है। और ऐसी कंडीशन में ये कैसा होता है? एक संपूर्ण होल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये होल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा तो वर्ब भी कैसे लेगा? प्लूरल लेगा, ये आप जानते हैं। दूसरा, इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना, कभी भी इस एडजेक्टिव में आप एस या ईएस एड ऑन नहीं कर सकते। इसमें कभी भी एस या ईएस एड ऑन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एस ईएस या तो नाउन में ऐड किया जा सकता है या वर्ब में ऐड किया जा सकता है। बाकी किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच में आप एस या ईएस एड ऑन नहीं कर सकते। तो बेसिक बात करते हैं दिस में किस प्रकार से कोई भी सेंटेंस बन सकता है। मान लीजिए हमने लिखा
द रिचेज आर एक्सप्लॉइटिंग द पुअर। इसमें इस वाले पोर्शन को हमने अंडरलाइन किया हुआ, इसको अंडरलाइन कर दिया। जैसे अब हमारे पास जैसे ऑप्शन ए बी सी डी, डी में हमारे पास क्या है, नो इम्प्रूवमेंट। डी में क्या है, नो इम्प्रूवमेंट दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दे रखा है द रिच इज एक्सप्लॉइटिंग। क्लियर है। सेकंड क्या है, यहां जैसे दे रखा है द रिच आर एक्सप्लॉइटिंग। सी ऑप्शन है इसका है रिच इज एक्सप्लॉइटिंग, और डी दे रखा है नो इम्प्रूवमेंट। तो क्या होना चाहिए बताओ इसमें, सबसे पहले कौन सा ऑप्शन होगा। देखो पहली बात तो इसमें ध्यान रखना है कि जैसे ही आर्टिकल दी का यूज हम इसमें करेंगे तो एडजेक्टिव में कभी भी एस एड ऑन नहीं होता है, जो कि इसमें मिस्टेक है। अगर ये राइट होता अंडरलाइन पोर्शन तो हमारा कौन सा ऑप्शन होता, डी ऑप्शन होता। ऑप्शन राइट है, बुलेट नहीं है। डी ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया। दी प्लस एडजेक्टिव कैसी वर्ब लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। इसमें वर्ब इज है और जिस वर्ब के एंड में एस है तो कैसी है, सिंगुलर है। तो इसका मतलब आपका ये ए ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। सी ऑप्शन को जज करते हैं तो इसमें क्या है कि रिच क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। और आपको बता दूं कि सिंगल एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, इसको भी कैंसिल कर दिया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। तो आप ध्यान रखेंगे कि सिंगल एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, दी प्लस एडजेक्टिव सब्जेक्ट हो सकता है, और एक कैसी वर्ब लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है, कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं लेता है। और एडजेक्टिव में कभी भी एस या एस नहीं जोड़ा जा सकता है। अब थोड़ा सा इसमें चेंजेस किया गया है। जैसे मान लीजिए दी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब इसमें एडजेक्टिव के साथ में क्या जोड़ दिया, नाउन जोड़ दिया। तो इसका जो कंसेप्ट होता है कि जैसे मान लीजिए ये दी यूज कर लिया हमने, एडजेक्टिव यूज कर लिया, लेकिन इसमें एक चीज़ एड ऑन क्या कर दी हमने, नाउन। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ जो वर्ब आएगी क्या प्लूरल होगी या सिंगुलर होगी। तो यहाँ थोड़ा सीन चेंज हो जाता है। सीन चेंज कैसे हो जाता है कि यहाँ जो वर्ब आएगी वो नाउन के अनुसार आएगी। दी प्लस एडजेक्टिव से कोई लेना देना इसका नहीं होता है। यहाँ जो भी वर्ब आएगी वो किसके अनुसार होगी, नाउन के अनुसार होगी। कैसे, जैसे देख लेते हैं। इसमें देखो यहाँ जैसे दिया हुआ है द पुअर मैन ब्लैंक अरेस्टेड, और हमारे पास इसमें क्या दिया हुआ है, वाज ओब्लिक वर। तो सबसे पहली बात इसमें एक जान लो कि यहाँ ये पूरा जो फ्रेज है ये सब्जेक्ट है। ये दी पुअर मैन पूरा का पूरा फ्रेज क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन इसमें एक बात जानो सबसे पहले कि यहाँ जो वर्ब यूज करेंगे दी पुअर के अनुसार करेंगे, केवल मैन के अनुसार करेंगे। हम केवल मैन के अनुसार करेंगे। और ये मैन वर्ड कैसा है, सिंगुलर है। तो वर्ब भी कैसे होना चाहिए, सिंगुलर होगा। तो यहाँ जो वर्ब होगी वो क्या होनी चाहिए, वाज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वाज। अब सीन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं अपन। यहाँ मेंशन किया, जैसे मान ली द पुअर MEN ब्लैंक अरेस्टेड, और यहाँ हमारे पास जो वर्ब है वो क्या है, वाज ओब्लिक वर। अब यहाँ जैसे मान लीजिए पूरा का पूरा फ्रेज सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ जो वर्ब यूज होगी वो किसके अनुसार होगी, MEN। किसके अनुसार होगी,
MEN के अनुसार होगी। और ये MEN जो वर्ड है ये कैसा है, प्लूरल है। तो ये समझ में आ गया कि यहाँ जो भी वर्ब आएगी वो कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो वाज नहीं हो सकता है, यहाँ क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि अगर सिंगल दी प्लस एडजेक्टिव है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वर्ब कैसे होगी, प्लूरल होगी। लेकिन दी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो यहाँ जो वर्ब आएगी वो अकॉर्डिंग टू नाउन होगी। नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल हो जाएगी। आगे जैसे मान लीजिए V1 प्लस ING एज ए सब्जेक्ट, समझ रहे हो बात को, यानी V प्लस ING ये क्या है, वर्बल नाउन होता है। वर्बल नाउन क्या होता है आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, इसके बारे में टेंशन लेनी है। जैसे मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, किसी भी वर्ड में अगर AL यूड होता है तो इसका जो मीनिंग आता है वो सबसे पहले ये तो जान लो, रिलेटेड टू, जिसका मीन्स होता है से संबंधित। क्या होता है, से संबंधित। समझ में आई बात। और ये 101% एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव। ये नाउन कैसा है, वर्ब से जुड़ा हुआ है। ये नाउन तो है लेकिन कैसा है, वर्ब से जुड़ा हुआ है, यानी वर्ब से मिलके बना हुआ। जो नाउन वर्ब से बनता है उसको क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन। जो नाउन वर्ब से बना है उसको क्या बोलेंगे, वर्बल नाउन बोलेंगे। और ये वर्बल नाउन अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, तो यहाँ जो वर्ब आएगी वो कैसे होगी, सिंगुलर होगी। यहाँ जो वर्ब आएगी वो कैसे होगी, सिंगुलर होगी, जान लो। यहाँ जो भी वर्ब आएगी वो कैसे होगी, सिंगुलर होगी। ये क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल इस प्रकार से दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए हमने कहा स्मोकिंग ब्लैंक इंजीरियस टू हेल्थ, ये मेंशन किया हुआ है। हमारे पास जो वर्ब है वो क्या क्या है, इज एम आर। स्मोकिंग क्या है ये जान लिया, जैसे स्मोक प्लस ING है तो ये V1 प्लस ING हो गया, जेरेंड है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो वर्ब कैसा आना चाहिए इसके बाद में, सिंगुलर। इसके साथ वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। कम कर इसको। तो यहाँ क्या दे रखा है, ये स्मोकिंग क्या हो गया, जेरेंड हो गया। और जेरेंड किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर लेगा। कैसे लेगा, सिंगुलर। तो इसमें आर पॉसिबल नहीं है, एम पॉसिबल नहीं, इसमें क्या आना चाहिए, इज। क्या आएगा, इज। तो आप ये जान लो कि V1 प्लस ING वर्बल नाउन है। वर्बल नाउन ये जेरेंड जब भी सब्जेक्ट का काम करेगा तो कैसी वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। और सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है कि जिस भी वर्ब के एंड में ऐसा होता है वो कैसी होती है, सिंगुलर। आगे इसमें दे रखा है कि 2 प्लस V1 एज ए सब्जेक्ट। तो ये भी ध्यान रखना है कि 2 प्लस V1 ये भी आपका वर्बल नाउन का ही फंक्शन हो गया। ठीक है भाई। और ये सब्जेक्ट का काम करेगा तो इसके साथ में यहाँ जो वर्ब आएगी कैसे होगी, सिंगुलर होगी। ये वर्ब कैसे होगी, सिंगुलर होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें हम देखते हैं, टू टीच स्टूडेंट्स लाइक यू आर ऑनर फॉर मी, ये जैसे मेंशन किया हुआ। टू टीच स्टूडेंट्स लाइक यू आर ऑनर फॉर मी। तो देखो सबसे बड़ी बात क्या है, एक चीज तो इसमें बिल्कुल क्लियर कर लेना, लाइक
और अनलाइक प्रेपोजिशन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? प्रेपोजिशन। एक बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना, प्रेपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन आ रहे हैं, ये क्या हो सकते हैं? सब्जेक्ट होंगे कि ऑब्जेक्ट होंगे, ये आपको जानकारी देनी है। प्रेपोजिशन के बाद में आने वाले नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, प्रेपोजिशन के बाद में कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्ट नहीं होगा, वो 101% क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। प्रेपोजिशन के बाद में कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है। और मैंने एक पॉसिबिलिटी जाहिर की है कि जैसे लाइक और अनलाइक, लाइक जैसे कई बार वर्ब भी होता है, ठीक है। जब लाइक और अनलाइक प्रेपोजिशन होते हैं और इसके बाद में जो वर्ड आएगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो इसमें सिंपल सी बात एक समझ लो कि लाइक यहाँ प्रेपोजिशन है, लाइक क्या है? प्रेपोजिशन है। तो यू यहाँ क्या है? 101% ऑब्जेक्ट है। और वर्ब का यूज कभी भी ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं आता है। किसके अनुसार नहीं होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं होगा। अब यहाँ टू टीच क्या है? इन्फिनेटिव है। इसका ऑब्जेक्ट कौन है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन हो गया? स्टूडेंट्स हो गया। तो मतलब इसमें सब्जेक्ट कौन सा हो गया? टू टीच। टू टीच क्या हो गया? इन्फिनेटिव। वर्बल नाउन है, सब्जेक्ट का काम करेगा, तो वर्ब कैसे लेगा? सिंगुलर। यहाँ आर नहीं हो सकता है, यहाँ आर नहीं होगा। इस आर की जगह हमें किसका यूज करना चाहिए? इज का। तो इस वाले कंसेप्ट में क्या ध्यान रखा हमने कि 2 + V1 जो कि वर्बल नाउन है जिसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, और ये सब्जेक्ट का काम करे तो वर्ब कैसे होगी? सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? जिस वर्ब के एंड में एस होता है वो कैसे होती है? सिंगुलर होगी। प्रेपोजिशन के बाद में कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो सब्जेक्ट नहीं होता है, वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है? लाइक और अनलाइक ये प्रेपोजिशन का फंक्शन कर सकते हैं। तो जिनके बाद में कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो ऑब्जेक्ट होगा, कभी भी सब्जेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? अब क्या कह रहा है कि जैसे इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि क्वेश्चन वर्ड, कोई भी WH वर्ड है उसके बाद में 2 + V1 आता है और वो सब्जेक्ट का काम करता है। तो जैसे मान लीजिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ये रहेगा भाई, कि जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन वर्ड है और इसके बाद में जैसे मान लीजिए 2 + V1 आता है और ये सब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। तो ये आप समझ लो कि यहाँ जो वर्ब आएगी वो कैसे होगी? सिंगुलर होगी। ये वर्ब कैसे होगी? सिंगुलर होगी। क्लियर है? क्वेश्चन वर्ड +2 + V1 प्लस वर्ब दिया हुआ है, तो ये आप समझ लें कि वर्ब हमेशा कैसे होगी? सिंगुलर होगी। अब देखो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें ऐसी कंडीशन में कभी भी लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं आता है। क्या नहीं आता है? साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं आएगा। ऐसे सब्जेक्ट जब बनते हैं तो लास्ट में किसका यूज करते हैं? फुल स्टॉप का यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। तो यहाँ जो दे रखा है इसमें जो सब्जेक्ट कौन सा है? वेयर टू गो। लास्ट में क्या यूज किया गया है? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं है। अब वेयर टू गो, इसमें वेयर क्या हो गया? WH वर्ड हो गया, और टू गो क्या हो गया? इन्फिनेटिव। ये पूरा का पूरा काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का काम करेगा तो इसके बाद वर्ब कैसी आ रही है? सिंगुलर, इज आया हुआ है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो आप ये समझ लो कि क्वेश्चन वर्ड के बाद में जब भी 2 + V1 आता है और सब्जेक्ट का काम करता है तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। और सेंटेंस के अंत में क्या होना चाहिए? फुल स्टॉप होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। व्हाट टू ईट इज येट टू बी डिसाइडेड। अब इसमें व्हाट क्या है? WH वर्ड है, और 2 + ईट जो दे रखा है ये इन्फिनेटिव है। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, तो इसके साथ आने वाली वर्ब कैसे होगी? सिंगुलर है। वर्ब कैसे होगी? सिंगुलर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद में जब भी 2 + V1 एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है तो कैसी वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब लेता है, और लास्ट में फुल स्टॉप आता है, क्वेश्चन मार्क नहीं
आता है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अगला कंसेप्ट दे रखा है कि क्वेश्चन वर्ड हो या ऑल हो या डेट हो, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यहाँ वर्ब का कोई सा फॉर्म हो सकता है और ये जो वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये वर्ब किसके अनुसार होगी? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगी। किसके अनुसार होगी? सब्जेक्ट के अनुसार होगी। यहाँ जैसे मान लीजिए WH वर्ड है, वेयर क्या है? WH वर्ड है, सी सब्जेक्ट है और इसके अनुसार वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। अब इसमें ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा एक क्लोज बन गया। ये क्या बन गया? क्लोज। और क्लोज जब भी सब्जेक्ट का काम करता है, ये ध्यान रखना आप, जब भी क्लोज सब्जेक्ट का काम करेगा तो इसके साथ में जो वर्ब होगी वो कैसे होगी? सिंगुलर होती है। कैसे होती है? सिंगुलर। क्लोज क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच ए पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड क्लोज। या यूँ कह सकते हो, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स ए सेंटेंस इज कॉल्ड क्लोज। यहाँ वर्ब कैसी है? सिंगुलर है। इज नॉट नोन टू मी। वेयर डज, अब इसमें क्या है? इसमें ये सब्जेक्ट है, ये WH वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ये कैसा होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ये क्लियर है? आपको ध्यान रखना है। कैसा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट यू डू इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये WH वर्ड है, इसके बाद ये सब्जेक्ट दे रखा है, और यहाँ जो वर्ब है ये डू किसके अनुसार आ रही है? यू के अनुसार। ये पूरा का पूरा क्लोज है, पूरा का पूरा क्लोज है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। कोई इशू नहीं है बिल्कुल भी। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। व्हाट सी डज, ये WH वर्ड है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब इसके अनुसार है। डजंट इरिटेट मी, तो ये वर्ब क्या है? ये पूरा का पूरा एक क्लोज है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब भी क्लोज सब्जेक्ट का काम करता है तो वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर होती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, वर्ब क्या होती है? वर्ब किसे कहते हैं? ये एक बेसिक क्वेश्चन है। यानी जो या तो क्या होगा? एक वर्ड होगा, या फिर क्या होगा? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। ये आपको जानना है। ठीक है भाई? ये अगर मान लीजिए क्या क्या व्यक्त करें? एक्शन, बीइंग, या एग्जिस्टेंस व्यक्त करते हैं, या स्टेट को व्यक्त करते हैं। किसको व्यक्त करें? स्टेट को व्यक्त करें, तो वह क्या होते हैं? वर्ब। यानी जिन शब्दों के माध्यम से कार्य का करना, होना या अवस्था का बोध होता है, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? वर्ब। जिन शब्दों के माध्यम से कार्य का करना, होना या अवस्था का बोध होता है, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? वर्ब कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज ए प्लेयर। तो इसमें राम क्या है? सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, लेकिन ये व्यक्त क्या कर रहा है? बीइंग, होना व्यक्त कर रहा है। अगर मान लीजिए हम कहें कि जैसे मान लीजिए ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये मेंशन किया हुआ। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे इसमें ही क्या हो गया? सब्जेक्ट, और इज प्लेइंग क्या हो गया? वर्ब, और ये वर्ब व्यक्त क्या कर रहा है? एक्शन। क्या व्यक्त कर रहा है? एक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन शब्दों के माध्यम से कार्य का करना, होना या अवस्था का बोध होता है, उन सभी शब्दों को क्या कहा जाता है? वर्ब कहा जाता है। क्लियर है? तो इसमें देखो दोस्तों, ऐसा है, इस प्रकार से एक बेसिक कंसेप्ट के साथ हम एडवांस लेवल तक किसी भी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे।
और जब तक आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो टॉपिक अच्छे समझ नहीं आता। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि पहले हमें बेसिक, फिर उसके बाद में एडवांस लेवल पे पहुंचना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।